नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं ये पॉइंट रिलेट करता है सेक्शन 43B(H) यानी कि जो एमएसएमई को 45 डेज के अंदर पेमेंट करने की जो कंडीशन है उसके रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये मेरा अटेम्प्ट है टू मेक इट मोर सिंपल। ऐसे में ये प्रोविज़न बहुत डिस्कशन में है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, बट आज हम ट्राई करेंगे कि इसको थोड़ा ईज करें, ये अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाए। ये सेक्शन 43B(H) है क्या? ये कहता है कि अगर मैं किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज यानी कि जिसका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है, उससे कुछ गुड्स जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, नॉट एज अ ट्रेडर, अगर वो मैन्युफैक्चरर है या वो कुछ सर्विसेज मुझे सप्लाई करते हैं, उनको वो गुड्स और सर्विसेज के लिए मुझे 45 डेज के अंदर पेमेंट कर देना है। मैक्सिमम टाइम लिमिट है। इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। देयर कैन बी टू सिचुएशंस। वन, आपने जिससे ऐसे माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से गुड्स या सर्विसेज ली है, या तो उनके साथ कुछ एग्रीमेंट किया है या तो नहीं किया है। अगर आपने एग्रीमेंट करके रखा है तो आपके पास मैक्सिमम 45 डेज का टाइम है। अब ये मैं मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने वो एग्रीमेंट में 30 दिन लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ 30 दिन का ही टाइम मिलेगा। अगर वो एग्रीमेंट में आपने 60 डेज लिखा है तो आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा। सो मैक्सिमम लिमिट इज 45 डेज और वॉट एवर इज मेंशन इन एग्रीमेंट, दोनों में से जो कम है वो। तो अगर मेरे पास 45 डेज का टाइम है एज पर एग्रीमेंट, तो मुझे ये पेमेंट उनको 45 डेज में कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ सर्विसेज और रिसिप्ट ऑफ गुड्स या रेजिंग ऑफ बिल। बट जबकि मैं ये एग्रीमेंट नहीं बना रहा हूं, मेरे पास ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है, तो ये टाइम सिर्फ 15 दिन का है। तो मैं एक बार वापिस ये रिपीट करता हूं। देयर कैन बी टू सिचुएशंस। एक तो मैंने जिससे खरीदी की हुई है उसके साथ मेरा एग्रीमेंट है, तो मैक्सिमम 45 दिन, या एग्रीमेंट में उससे कम लिखा हो तो वो दिन। वो एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 दिन। अगर मैं ये पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या नतीजा आएगा? तो दिस विल रिजल्ट इनटू टाइमली डिसअलाउंस। यानी ऐसा हो सकता है कि ये मुझे आज बाद ना मिले, नेक्स्ट ईयर में बाद मिले। इसमें भी मैंने वर्ड यूज किया है हो सकता है, तो अभी वो चीज को डिस्कशन में लेते। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी से 1 फरवरी को परचेस किया है जिसके लिए आपके पास 15 मार्च तक का टाइम है। आपने 10 मार्च को पेमेंट कर दिया, ऑल गुड, कुछ प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, आप वो खर्चा क्लेम कर लेंगे, परचेस का वैल्यू क्लेम कर लेंगे, ऑल ओके। बट आपने वो पेमेंट 20 मार्च को किया बजाय 15 मार्च, तो आइडियली वो 45 डेज क्रॉस हो गए। देन व्हाट शुड बी डन? हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि वो डिसअलाउ होगा, बट लेट मी करेक्ट यू, वो डिसअलाउ नहीं होगा। इसी साल में ही आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपने वो परचेस और पेमेंट दोनों इसी साल की है। टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, अगर मैं 45 दिन या 15 दिन के बाद पेमेंट करता हूं, बट वो पेमेंट का डेट एंड परचेस का डेट 31 मार्च से पहले है, यानी अब देखें तो 31 मार्च 2024 से पहले है, even though you have made a payment late, I am repeating, even though you have made a payment late, it will be allowed within this year. However, interest जो है उसका जो पेनल्टी है वो आपको लगेगा, और वो इंटरेस्ट आरबीआई रेट इंटू 3 टाइम्स है, और वो कभी भी आपको कहीं पे भी बाद मिलने वाला नहीं है। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिसअलाउड बिकॉज यू आर मेकिंग अ लेट पेमेंट एंड इट इज अ पेनल्टी। मैं ये एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेवल पे डिस्कशन में लेके जाता हूं। अगर आपने पेमेंट 1 फरवरी को किया है, परचेस 1 फरवरी को किया है, सॉरी, 15 मार्च तक आपके पास टाइम था,
बट आपने वो पेमेंट 2 अप्रैल 2024 को किया, यानी पेमेंट भी लेट है, ईयर भी खत्म हो गया। इन दैट केस वो 23-24 के ईयर में अलाउ नहीं होगा, बट वो नेक्स्ट ईयर में यानी कि 24-25 में अलाउ होगा, बिकॉज तब आपने पेमेंट किया। सो अब तक क्लियर है? पेमेंट किया, टाइम पे किया, नो प्रॉब्लम। पेमेंट किया, लेट किया, इसी साल में कर दिया, प्रॉब्लम फॉर इंटरेस्ट, बट नो प्रॉब्लम कि वहां पे डिसअलाउ नहीं होगा। पेमेंट किया, लेट किया, अगले साल किया, यानी 31 मार्च के बाद किया, ये ईयर में डिसअलाउ, नेक्स्ट ईयर में अलाउ। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैंने फर्स्ट मार्च में किसी के साथ परचेस किया है, मुझे उसका पेमेंट करने के लिए 15 अप्रैल तक का टाइम है, मैंने वो पेमेंट 10 अप्रैल में कर दिया, यानी ड्यू डेट भी नेक्स्ट ईयर है, पेमेंट भी नेक्स्ट ईयर गया है, मैंने किया है बिफोर ड्यू डेट, तो वो पेमेंट मुझे इसी साल में अलाउ होगा। यानी इवन दो यू आर मेकिंग पेमेंट आफ्टर 31 मार्च, बट ड्यू डेट से पहले है। ड्यू डेट से पहले है तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ये साल में आए, अगले साल में आए, आपको यही साल में बाद मिलेगा, क्योंकि परचेस आपने ये साल किया है, सर्विसेज आपने ये साल में ली। नेक्स्ट सिचुएशन, 1 मार्च को परचेस किया, 15 अप्रैल का कट ऑफ था, 25 अप्रैल को पेमेंट किया, यानी ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर, पेड लेट। वो सिचुएशन में वो चीज आपको इस साल अलाउ नहीं होगी, वो अगले साल अलाउ होंगी, क्योंकि वो आपने पेमेंट भी लेट किया है। सो कैन आई रिपीट द सिचुएशन? 1, परचेस दिस ईयर, पेड दिस ईयर, विद इन टाइम लिमिट, अलाउड। परचेस दिस ईयर, paid this year, but after time limit, allowed in this year. Purchase this year, paid next year, within time limit, allowed this year. Purchase this year, paid next year, after time limit, allowed next year. तो दो सिचुएशन में आपका एक्सपेंस क्लेम ये साल में डिसअलाउ हो सकता है, अगले साल में अलाउ हो सकता है। एक तो आपने पेमेंट लेट किया, नेक्स्ट ईयर में ही किया, जो करना था ये ईयर में। एक तो आपने पेमेंट नेक्स्ट ईयर में ही करना था, बट नेक्स्ट ईयर में किया, बट वहां पे वो लिमिट क्रॉस हो गई 45 डेज या 15 डेज वाली, डिसअलाउ दिस ईयर। आई एम रिपीटिंग, डिसअलाउड दिस ईयर, अलाउड नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सेक्शन 43 बी जो ओरिजिनली है वो कहता है सर्टेन एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस ओनली। सो आई थिंक आई हैव मेड इट प्रैक्टिकली क्लियर। इसमें सर्टेन पॉइंट्स है जो मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूं। वन ऑफ द पॉइंट इज, ये रूल परचेजेस जो आप पीएनएल में डेबिट करते हो उस पर अप्लाई होता है। किसी भी कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से मैंने गुड्स परचेस नहीं किया है, असेट परचेस किया है, जिसको मैं पीएनएल में डेबिट नहीं कर रहा हूं, मैं असेट में लेके जा रहा हूं, तो वहां पे ये डिसअलाउ नहीं होगा, उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस के लिए है, असेट के लिए नहीं है। सेकेंड थिंग, सामने वाले इंस्टीट्यूशन का टर्नओवर 2 करोड़ तक है, अपने में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। थर्ड थिंग, आपकी जिम्मेदारी है ये चेक करना एज अ बायर, एज अ पेयर, कि जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपको पेमेंट करना है, वो एमएसएमई में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। यानी अगर उन्होंने बिल में मेंशन किया है तो कोई चॉइस ही नहीं है, अदरवाइज आपको उनसे चेक करना पड़ेगा, बट ओनर्स इज ऑन यू टू डिसाइड एंड चेक। अगर उसमें आप फेल कर रहे हो तो आपके पास वो एक्सक्यूज नहीं है कि आप अवेयर नहीं थे, बिकॉज दैट ओनर्स इज ऑन यू। सो आई थिंक मेजरली इट हैज बीन क्लियर फ्रॉम माई साइड। फिर भी आपको कुछ क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज पोस्ट मी बाय द